नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने पिछले व्याख्यान में हमने मोहम्मद तुगलक की कुछ योजनाओं के विषय में पढ़ा था। आज हम उसकी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन एवं कुछ अन्य योजनाओं के विषय में पढ़ेंगे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना मोहम्मद बिन तुगलक का एक और साहसिक प्रयोग था। अभी तक सिक्कों का निर्माण चांदी या सोने द्वारा किया जाता था और मोहम्मद तुगलक की विभिन्न योजनाओं के कारण बहुत सारा पैसा खजाने से खर्च हो चुका था। वह दूर के देशों पर विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, जिसके लिए उसे काफी धन की आवश्यकता पड़ने वाली थी। अतः उसने तांबे के सिक्के चलाने का फैसला किया, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के के समान होगा। मोहम्मद तुगलक को चीन के शासक कुबलई खान और फारस के शासक गजान खान के उदाहरण ने भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा के साथ सफल प्रयोग किए। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी और सोने के स्थान पर कांसे के सिक्के चलाए, किंतु मोहम्मद तुगलक ने इस पर कोई विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित नहीं किए, जिनसे घर घर में जाली सिक्के बनने लगे। तत्कालीन इतिहासकार बर्नी लिखता है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। बाजार में सांकेतिक सिक्कों की भरमार हो गई। लोगों ने चांदी के सिक्के घर में जमा करने शुरू कर दिए और अपनी आवश्यकताओं की मूर्ति के लिए वे सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करने लगे, जिससे राज्य का व्यापार ठप हो गया। बाहर के व्यापारियों ने अपना सामान भेजना बंद कर दिया। जनसाधारण ने सरकारी लगान और टैक्स भी इन्हीं तांबों के सिक्कों में देना आरंभ कर दिया। इससे राज्य की आर्थिक दशा दयनीय हो गई। जैसे ही सरकार को अपनी त्रुटि का एहसास हुआ, उसने उसी समय तांबे के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया और सभी तांबे के सिक्कों को सोने और चांदी के सिक्कों में बदलने का आदेश दे दिया। कहते हैं कि इससे राज्य में के खजाने में तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया। बर्नी कहता है किले के बाहर नकली सिक्कों के ढेर हो गए थे और कई सालों तक वहीं पड़े रहे। इस तरह मोहम्मद तुगलक की एक और योजना बुरी तरह से असफल रही। इस विषय में डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं, वास्तव में सुल्तान गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा जाली सिक्कों को बनाने तथा बाजार में उनके प्रचलन को रोकने में सफल नहीं हो सका। इसलिए उसे इस योजना के संबंध में भयंकर निराशा का सामना करना पड़ा। इस योजना के विषय में मेहदी हुसैन लिखता है कि यह योजना अच्छी और राजनीतिज्ञता की प्रतीक थी, पर उसकी असफलता का कारण सुल्तान का भला होना था। एडवर्ड टॉमस भी सुल्तान द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन न्याय संगत मानता है। यहाँ सुल्तान की सिर्फ यह गलती रही कि उसने शाही टकसाल पर एकाधिकार नहीं किया और सांकेतिक मुद्रा पर के नकली सिक्के बनने से वह रोक नहीं पाया। मोहम्मद तुगलक की ये योजनाएं आंतरिक मोर्चों तक सीमित नहीं थी। उसने विश्व के अन्य देशों पर भी विजय की योजनाएं बनाई। खुरासान परियोजना उनमें से पहली थी। एक महान विजेता की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने खुरासान राज्य पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई, जो इस समय इराक पर शासन कर रहा था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 1 लाख सैनिकों की भर्ती की और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दिया और इस योजना पर लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन यह परियोजना बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि उसे फारसी सम्राट की मदद नहीं मिली, जिसने पहले इस मिशन में मदद करने का आश्वासन दिया था। डॉक्टर श्रीवास्तव का मत है कि सुल्तान ने अनुभव किया कि राज्य के आर्थिक साधनों पर
अत्यधिक बोझ डाले बिना इतनी बड़ी सेना को रखना असंभव है। खुरासान तथा भारत के बीच स्थित बर्फ से ढके विशाल पर्वतों को पार करना और मार्ग के प्रदेशों की शत्रुतापूर्ण जनता से युद्ध करना सरल कार्य नहीं था। बर्नी ने सुल्तान की इस योजना को एक ऐसी भूल माना है जिससे राज्य की स्थिति खराब हुई तथा धन की भी बर्बादी हुई। किंतु मोहम्मद तुगलक की यह योजना बुद्धिमत्तापूर्ण थी, क्योंकि जब उसने आक्रमण की योजना बनाई उस समय खुरासान की आंतरिक स्थिति दयनीय थी, किंतु वह इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका, क्योंकि एक तो विशाल सेना के साथ पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्र पर आक्रमण करना सरल कार्य नहीं था, दूसरे इतने दूर के प्रदेश पर दिल्ली का प्रभुत्व बनाए रखने में भी कठिनाई आती। मोहम्मद तुगलक ने भारत और चीन के मध्य स्थित एक हिंदू राज्य करजल पर भी आक्रमण की तैयारी की। 1337 ईस्वी में उसने करजल पर आक्रमण के लिए एक विशाल सेना भेजी। कुछ शुरुआती सफलता के बाद दिल्ली की सेना हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में गंभीर बारिश के कारण घिर गई, जिससे सेना को बहुत नुकसान हुआ। बर्नी के अनुसार 10,000 सैनिकों में से केवल 10 घोड़े और सैनिक अपनी आपदा की कहानी बताने के लिए दिल्ली लौट सके। इतनी अधिक जनधन की हानि सुल्तान को उठानी पड़ी। यद्यपि करजल के हिंदू राजा ने दिल्ली की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, किंतु नुकसान की मात्रा को देखते हुए यह भरपाई बहुत थोड़ी थी। मेहदी हुसैन का मानना है कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय चीन के शासक ने हिमालय के पर्वतीय हिंदू राज्यों में घुसपैठ करना आरंभ कर दिया था। भारत के मध्ययुगीन शासकों में सर्वाधिक मनोरंजक एवं विवादास्पद चरित्र मोहम्मद तुगलक का ही रहा है। बर्नी तथा इब्न बतूता उसके समकालीन और दरबारी लेखक थे। उन्होंने उसके व्यक्तित्व, गुणों और दोषों के संबंध में विरोधी मत व्यक्त किए हैं। बर्नी के अनुसार मोहम्मद तुगलक की कठिनाइयों तथा साम्राज्य विघटन के अनेक कारण उसके चरित्र में मिल पाते हैं। युवावस्था में वह नास्तिक दर्शन शास्त्रियों के संपर्क में आया, जिसके कारण धार्मिक विचारों का होते हुए भी वह भगवान और इस्लाम में कम विश्वास रखने लगा था। उसने सुल्तान को अहंकारी भी लिखा है और कहा है कि वह बिना विचार किए कोई भी कानून बना देता है। उसके अनुसार मोहम्मद तुगलक ने अनेक ऐसे सैनिक और आर्थिक कानून पारित किए, अंत में साम्राज्य के लिए विनाशक सिद्ध हुए। इतना होते हुए भी लगभग सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपने समय के सबसे विद्वान और निपुण शासकों में से एक था। उसे तर्क, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान का गहरा ज्ञान था। वह अरबी और फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा जानकार था। संगीत और ललित कला का भी प्रेमी था, लेकिन एक शासक के रूप में विशेष रूप से अपने विभिन्न प्रयोगों के संबंध में वह बहुत असफल साबित हुआ। उपजाऊ दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि उसकी सही थी। एक शासक के रूप में अपने व्यय को पूरा करने के लिए कर बढ़ाने का उसे अधिकार था, किंतु योजना लागू करने की उसकी टाइमिंग गलत हो गई और उस समय ही दोआब में अकाल पड़ गया, जिससे वह योजना पूरी तरह से विफल हो गई। विशेष उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर खेती के उद्देश्य से कृषि विभाग का निर्माण भी एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन इसे लागू करते समय उसने इस उद्देश्य के लिए उपजाऊ भूमि का चयन न करके एक बड़ी गलती की। फिर इस काम में नियुक्त अधिकारियों को अनुभव की भी कमी थी और वो भ्रष्ट भी रहे।
आरंभिक असफलता के बाद ही उसने इस परियोजना को त्याग कर दूसरी बड़ी गलती की। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका विचार बहुत अच्छा था, लेकिन निष्पादन क्षमता में कमी थी। अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाने का फैसला उसका अच्छा था, किंतु उसके निष्पादन में उसने पुनः दूरदर्शिता की कमी प्रदर्शित की। इसके लिए उसे अपने दरबार को ही देवगिरी ले जाना पर्याप्त था। समस्त जनता को दिल्ली छोड़कर देवगिरी जाने का आदेश देकर उसने अदूरदर्शिता का परिचय दिया। वह योजना विफल हो गई। इसी प्रकार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद तुगलक की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो अपने समय से बहुत आगे थी, किंतु यहाँ भी अपने टकसाल पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाया और वह योजना भी पूरी तरह से विफल हो गई। अपने विदेशी अभियानों के संबंध में भी उसे विफलता का मुंह देखना पड़ा और उसने सैनिकों और धन दोनों का नुकसान पाया। अलग अलग मामलों में विफलता के कारण ही मोहम्मद तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। यह निश्चित है कि उसकी योजनाएं श्रेष्ठ थीं और अपने समय से आगे थीं, किंतु नवीन प्रयोगों को लागू करने के लिए जिस दूरदर्शिता और कर्मशीलता की आवश्यकता होती है, उसका मोहम्मद तुगलक में निश्चित ही अभाव रहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तो लिखते हैं कि मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वालों में मोहम्मद तुगलक निसंदेह योग्यतम व्यक्ति था। सल्तनत की स्थापना के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वालों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था।